अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। समंदर की लहर ने मुझे साहिल पर लाकर फेंक दिया था। मैंने अपने आप को दरख्त की शाखों में से निकाला और साहिल की रेत पर पांव रखा। ठंडी रेत पर पांव रखते ही मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी अपनी तमाम तरानाइयों और मुसर्रतों के साथ मेरे पास वापस आ गई है। वाकई जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा बहुत बड़ी नेमत है और इंसान को चाहिए कि वो इस नेमत का जायज हदूद में रहते हुए पूरा पूरा हक अदा करे। अगरचे आसमान को बादलों ने ढांप रखा था, मगर अब बादलों के पीछे सुबह का हल्का हल्का उजाला झलकने लगा था। मैं रेत पर चंद कदम चलने के बाद वहीं बिल्कुल सीधा होकर लेट गया और खुदा का शुक्र अदा करते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं कौन से मुल्क में हूँ, कौन से जजीरे पर पहुंच गया हूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि मैं एक तूफानी और बेकरार समंदर से जिंदा बाहर निकल आया हूँ। देर तक मैं इसी रेत पर लेटा गहरे सांस लेता रहा, फिर उठा और साहिल के दरख्तों की तरफ देखने लगा। ये दरख्त साहिल की रेत से 600-700 गज के फासले पर थे। सुबह के हल्के हल्के उजाले में दरख्तों के खाके अब उभरने लगे थे। इन दरख्तों में नारियल और ताड़ के दरख्त भी थे और दूसरे बड़े गुंजान और ऊंचे ऊंचे छतरियों वाले दरख्त भी थे। ताड़ और नारियल के दरख्तों को देखकर मैं समझ गया कि मैं जनूब मशरिकी इलाके में ही हूँ और ये श्रीलंका की सरजमीन ही हो सकती है। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तरफ बढ़ने लगा। मेरी पतलून और कमीज बारिश और समुद्री पानी में भीग कर अकड़ सी गई थी। अकड़ाव इसलिए आ गया था कि समंदर का नमक भी कमीज और पतलून पर तहत बनकर चिमट गया था। मेरे पाँव में रबड़ के तस्मे वाले शूज थे। अगर दूसरे शूज होते जिसके तस्मे नहीं होते तो समंदर की नजर हो चुके होते। मैंने खड़े होकर अपनी जेबों की तलाशी ली। मेरी पिछली जेब में इंडियन करेंसी के 2 बड़े नोट थे जो गीले होकर चिपक गए थे। दूसरी जेब में एक छोटा सा पिस्तौल खुदा जाने कैसे बच गया था। ये पिस्तौल जैकी ने मुझे स्मगलरों की लॉन्च में सवार होने से पहले दिया था। मैंने पिस्तौल को खोलकर देखा, वो भरा हुआ था। इसमें 24 गोलियों का मैगजीन था। मैंने पिस्तौल अपनी पतलून की बाएं पहलू वाली जेब में रख लिया ताकि जरूरत के वक्त मैं इसे आसानी से बाहर निकाल सकूं। जब मैं जजीरे के दरख्तों के दरमियान आया तो फूक फूक चुकी थी और दरख्तों पर कहीं कहीं परिंदों ने चहचहाना शुरू कर दिया था। अभी तक मुझे कोई अंदाजा नहीं हुआ था कि मैं किस मुल्क या किस जजीरे के साहिल पर आ गया हूँ। मैं इसे श्रीलंका की सरजमीन ही समझ रहा था। मैं दरख्तों में दूर तक चला गया। एक जगह दरख्त पीछे पीछे से हो गए। जिस लाव की रोशनी मैंने समंदर में बहते हुए देखी थी अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। किसी आबादी के भी अभी तक कोई आसार नजर नहीं आए थे। जंगल में एक जगह छोटी सी नदी बह रही थी। मैंने झुककर इसका पानी चखा। पानी मीठा था। मैंने पानी पिया। मुँह हाथ धोकर समुद्री नमक को अपने चेहरे और गर्दन पर से उतारा और नदी के दूसरे किनारे पर आ गया। नदी छोटी सी थी, पानी घुटनों तक ही था। मैं इसमें उतरकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया था। परिंदों के चहचहाने की आवाजें भी पीछे रह गई थी। अब मैं जिन घने दरख्तों के दरमियान से गुजर रहा था इन पर एक भी परिंदा नहीं बोल रहा था। एक जगह मुझे जमीन पर गिरे हुए चंद ताजा नारियल मिल गए। मैंने एक नारियल के खोपरे को तोड़कर उसका पानी पिया, उसका मीठा गूदा खाकर अपनी भूख मिटाई और आगे चल पड़ा। फिर आधे घंटे बाद जंगल खत्म हो गया और जजीरे का भी साहिल आ गया। इसका मतलब था कि कुछ छोटा सा जजीरा था। मैं वहां से मगरिब की तरफ होकर दूर तक चलता गया। इधर भी समंदर का साहिल था। मैं वापस जिस तरफ से चला था वहीं पहुंच गया। अब मैंने जंगल से निकलकर साहिल के दरख्तों के साथ साथ मशरिक की तरफ चलना शुरू कर दिया। बहुत जल्द मुझे मालूम हो गया कि समंदर के दरमियान कुछ छोटा सा जजीरा है और श्रीलंका का मुल्क नहीं है। इस इंकशाफ पर मैं कुछ फिक्रमंद सा हो गया कि खुदा जाने समंदर की मौजें मुझे वहां के किस इलाके में ले आई हैं। कहीं ये काले पानी के जजीरों में से कोई जजीरा न हो। लेकिन मुझे मालूम था कि इंडमान के जजीरे खलीज बंगाल में वाक़ हैं और खलीज बंगाल का पानी क्या रंग का है और जिस समंदर में मैं सारी रात तैरता रहा था इसका रंग सब्जी माइल नीला था। अब मुझे ये तजस्सुस हुआ कि जजीरे पर मैंने मछलियों की जो रोशनी देखी थी वो रोशनी यहाँ किस जगह पर हो रही थी। इस रोशनी का मतलब ये था कि जजीरे पर आबादी मौजूद है, लेकिन अब मुझे वो रोशनी वाला इलाका बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मैं साहिल के साथ साथ टहलता दूर तक चला गया। किसी जगह को एक झोंपड़ी तक मुझे नजर नहीं आई। ये बड़े ताज्जुब की बात थी कि जिस छोटे से जजीरे में फलदार दरख्तों हो और मीठे पानी की नदी भी बह रही हो वह इंसानी आबादी न हो। दिन निकल आया था और रोशनी चारों तरफ के मनाजिर को उजागर कर रही थी। मैंने महसूस किया कि जजीरा बेआबाद नहीं है। इसका सबूत मुझे एक जगह दरख्तों के दरमियान कच्चे रास्ते पर पहियों के निशान से मिला। यहाँ से बैलगाड़ी या कोई दूसरी गाड़ी गुजरती होगी, लेकिन आबादी का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। सारी रात समंदर में तूफानी लहरों में शकोले खाने के बाद मैं अपने जिस्म में सख्त थकावट महसूस करने लगा था। मैं चाहता था किसी जगह लेट कर सो जाऊं, लेकिन एक अजनबी जजीरे पर इस तरह गाफिल होकर सो जाना खतरनाक भी साबित हो सकता था। अब मेरा चलने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था। मैं किसी जगह बैठकर कुछ देर आराम करना चाहता था। जजीरे पर खामोशी थी। किसी किसी वक्त किसी दरख्त पर से एक दो परिंदों के बोलने की आवाज आ जाती और फिर इसके बाद सन्नाटा छा जाता था।
मौसम गर्म था मगर समंदर की तरफ से हवा चल रही थी जिसकी वजह से हफ्त कम हो गया था। एक जगह जमीन पर 3-4 कच्चे नारियल पड़े थे। मैंने एक नारियल को तोड़कर इसका पानी पिया और नरम गूदा खाया। खाने के बाद मैंने इस समय कुछ तवानाई महसूस की। नारियल कच्चा यानी सब्ज हो और अभी इसकी छाल सूखी ना हो तो इसका गूदा यानी गिरी अंदर से नरम होती है। जब ये कच्चा नारियल पककर हल्के नफारी रंग का हो जाता है तो इसका गूदा भी सूख कर गिरी बन जाता है जो चाकू या छुरी के बगैर नहीं उतरते, जिसे हम कच्ची गिरी भी कहते हैं। भरा हुआ पिस्तौल मेरी जेब में ही था। मुझे बड़ी तसल्ली थी कि किसी तरह से पिस्तौल मेरे साथ ही आ गया था। कम से कम मैं इसकी मदद से अपने आप को किसी भी जंगली दरिंदे से बचा सकता हूँ। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैं टीले की ढाल के साथ साथ चलता जा रहा था। अचानक मुझे किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैं फौरन रुक गया और एक तरफ की ओट में हो गया मगर आवाज़ टीले की दूसरी जानिब से आई थी। दूसरी बार किसी औरत की आवाज़ आई। वो टूटी फूटी उर्दू या हिंदी ज़बान में किसी को कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। मैंने पहला काम ये किया कि जेब से भरा हुआ पिस्तौल निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। मैं टीले की ढाल के साथ इस तरफ तेज कदमों से चलने लगा जिस तरफ से औरत की आवाज़ आई थी। टीला ज़्यादा बड़ा नहीं था। जैसे ही मैं टीले की दूसरी तरफ पहुंचा तो मैंने देखा एक फौजी वर्दी वाले सिपाही ने एक लड़की को पकड़ रखा है। उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है। लड़की बिल्कुल उड़िया हालत में थी और उसका लहंगा एक तरफ पड़ा था। फौजी की राइफल भी वहीं जमीन पर पड़ी थी। लड़की जजीरे के जंगली कबीले की लगती थी। उसका रंग गहरा सांवला। वो टूटी फूटी उर्दू में चीख चीख कर फौजी सिपाही को कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ ना कहना। मैं पहले तो ये देखकर हैरान हुआ कि फौजी सिपाही की वर्दी का रंग सब्ज था। ये भारतीय फौजी था। इसका मतलब था कि जजीरे में भारतीय फौज किसी जगह मौजूद है। मगर वो वक्त हैरान होने का नहीं था। मैंने इस लड़की को भारतीय दरिंदे से बचाना था। लड़की ने चीख कर कहा, मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे कुछ ना कहना। मेरे अंदर जैसे एक बगोला सा गर्दिश करने लगा। बगैर सोचे समझे, बगैर ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा, मैं दौड़कर भारतीय सिपाही की तरफ बढ़ा। मैंने जेब में पिस्तौल अपनी वापस रख लिया था। पिस्तौल के फायर से मैं जजीरे में मौजूद दूसरे फौजियों को खबरदार नहीं करना चाहता था। मैं कमांडो था। मैं दुश्मन को गोली के बगैर भी जहन्नुम में पहुंचाने के तरीके जानता था। जब मैं भारतीय सिपाही के हक में पहुंचा तो सिपाही ने पलट कर मुझे देखा। इसके बाद मेरे से कुछ देखने या अपने दिफा में कुछ करने की मोहलत ही ना दी। मैंने पीछे से अपना बायां बाजू भारतीय सिपाही की गर्दन में डालकर पूरी ताकत से इसकी गर्दन को ऊपर की तरफ झटका दिया। इस झटके से भारतीय सिपाही की गर्दन के मोहरे टूट गए और सर गर्दन पर डोलने लगा। मैं इसको छोड़कर अलग हो गया था। भारतीय सिपाही वहीं बेजान होकर गिर पड़ा। लड़की ने भागकर घाट पर से अपना लहंगा उठाकर कमर के गिर्द बांधा और मुझे बड़ी हैरत ज़दा नजरों से और एहसानमंद निगाहों से देखने लगी। इस लड़की के जिस्म पर सिवाय लहंगे के और कुछ नहीं था। मालूम होता था कि इस कबीले की औरतें कमर के ऊपर कुछ नहीं पहनती। मैंने सिपाही की लाश को घसीट कर एक दरख्त के पीछे झाड़ियों में डाल दिया और इसकी राइफल भी इसके ऊपर रख दी। लड़की इसी तरह सहमी हुई खड़ी मुझे देख रही थी। वह हैरान हो रही थी कि फरिश्ता रहमत कहाँ से नमूदार हो गया है। मैंने लड़की के करीब आकर टूटी फूटी उर्दू में पूछा कि वो कौन है और यहाँ इंडियन आदमी कहाँ पर हैं। लड़की ने मुझे कहा कि मेरे साथ आओ। वो मुझे लेकर वहाँ से कोई 1 मील के फासले पर दरख्तों के दरमियान एक खुली जगह पर ले आए जहाँ बांस के 6-7 झोंपड़े नुमा मकान बने हुए थे। लड़की को देखकर वहाँ औरतें और मर्द मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। इनमें लड़की की माँ और बाप भी थे। लड़की को इसकी माँ सीने से लगाकर प्यार कर रही थी। लड़की ने रोते हुए अपने माँ बाप और वहाँ मौजूद कबीले के दूसरों लोगों को सारा वाकया बयान कर दिया। तब आदमियों ने मेरे करीब बारी बारी आकर शाने पर थपकी दी। लड़की के बाप ने मुझे अपने सीने से लगाया और कहा, तुमने हमारी बेटी की इज्जत बचाई है, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। तुम कौन हो? लड़की के बाप ने इतने साफ जुमले नहीं कहे थे। ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों के मुकालमे के लिए बता रहा हूँ। इसने जो कुछ कहा था इसका मतलब यही निकलता था जो मैंने आपको बताया है। मैंने कहा कि भारतीय फौजी की लाश वहीं पड़ी है। वो लाश वहाँ से उठाकर जमीन में दबा देनी चाहिए ताकि जजीरे में जो भारतीय फौजी मौजूद हैं इन्हें पता न चल जाए। लड़की के बाप ने 2 आदमियों को इशारा किया। लड़की ने अपनी जबान में इन्हें बताया कि भारतीय सिपाही की लाश फलान जगह दरख्त के नीचे पड़ी है। दोनों आदमी जिनके हाथों में नेज़े और कंधे पर कमान रखी हुई थी एक तरफ को दौड़ पड़े। लड़की का बाप मुझे अपनी झोंपड़ी में ले आया। मैंने लड़की के बाप से पूछा, यहाँ भारतीय फौज कहाँ पर है? लड़की के बाप ने मुझे बताया कि जजीरे में 50-60 के करीब भारतीय फौजी मौजूद हैं और जजीरे के मगरबी कोने में इनका कैंप है। मैंने पूछा, इस जजीरे का नाम क्या है और ये किस मुल्क का जजीरा है? लड़की के बाप ने कहा, ये निकोबार के जनूबी जजीरों में से एक जजीरा है जहाँ भारत का कब्जा है। इस जजीरे का नाम निकोबारपुरम है। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा, मैं जहाज पर लंका जा रहा था और रात के समुद्री तूफान में गर्क हो गया था। मैं बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्ते पर बैठकर जजीरे तक पहुंचा हूँ। लड़की के बाप ने लड़की से कहा, मेहमान को खाना खिलाओ, इसे भूख लगी हुई होगी। मैं भारतीय सिपाही की लाश ठिकाने लगाता हूँ। लड़की के बाप ने मजीद 2-3 आदमियों को साथ लिया और उस तरफ चला गया जिस तरफ पहले 2 आदमी लाश को ठिकाने लगाने गए थे।
लड़की ने मुझसे कहा, मैं खाना लाती हूँ, तुम बैठो। मैं झोंपड़ी में बिछी हुई चटाई पर बैठ गया। ये चटाई नारियल की टहनियों से तैयार की गई थी। लड़की चली गई। मैं सोचने लगा, इस जजीरे में भारतीय फौज मौजूद है, मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। मेरी मुखबरी हो सकती है, इन कबीले वालों में भी कोई मुखबर हो सकता है, वो भारतीय फौज को मेरी मुखबरी कर सकता है। मैंने फैसला कर लिया, लड़की के बाप से बात करूंगा कि वो मेरी किसी तरह जजीरे से फरार होने में मेरी मदद करे। लड़की खाना लेकर आ गई। केले के छोटे पत्तों की थाली में चावलों के ऊपर थोड़ी सी भाजी रखी हुई थी, साथ वो पानी भी लाई थी। मैंने खूब मजे लेकर सारा खाना खाया और लड़की से पूछा, यहाँ भारतीय फौज क्या करती है? लड़की ने बताया कि भारतीय फौजी सिपाहियों ने वहाँ से दूर समंदर के किनारे दरख्तों में कैंप बनाया हुआ है। इस कैंप के इर्द गिर्द लोहे की खारदार बाड़ लगी हुई है जो जमीन के 10 फुट ऊपर तक चली गई है। इस कैंप की तरफ जजीरे के किसी मर्द या औरत को जाने की इजाजत नहीं है। मैं सोचने लगा, इस जजीरे में भारतीय फौज ने इसलिए गैरिसन बनाया हुआ है। खारदार तारों की दीवार के अंदर क्या हो रहा है? मेरे लिए इसकी खोज लगाना जरूरी हो गया। मैंने लड़की से कहा, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि यहाँ फौज किस लिए रखी गई है और कांटेदार दीवारों के अंदर ये फौजी क्या कर रहे हैं। लड़की ने कहा, हम लोग फौज को ताज़ा दूध और ताज़ा मक्खन सप्लाई करते हैं। हमने कुछ गायें पाल रखी हैं। हमारा एक आदमी रोजाना सुबह के वक्त बैलगाड़ी पर दूध मक्खन लेकर जाता है और इसकी बैलगाड़ी को सिर्फ कैंप के अंदर लंगर खाने तक जाने की इजाज़त होती है। लांगरी दूध वगैरह ले लेता है और हमारा आदमी वहीं से वापस आ जाता है। कुछ देर के बाद लड़की का बाप कबीले के दूसरे आदमी के साथ वापस आ गया। इसने मुझसे कहा, हमने भारतीय सिपाही की लाश को इसकी राइफल के साथ ही जमीन में गड़क खोद कर दबा दिया है। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गुम हो गया है। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया था। मैंने लड़की के बाप से कह दिया कि अपने फौजियों की तलाश में इंडियन फौजी की तरफ जरूर आएंगे। जब वो आए तो इन्हें मेरे बारे में कुछ ना बताया जाए। अगर आप लोगों ने मेरे बारे में बता दिया तो भारतीय फौजी भी मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और आप लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की का बाप कबीले का सरबराह था। वो मेरे जेरे बारे एहसान था। मैंने इसकी बेटी की जान बचाई थी। वो कहने लगा, हमारे कबीले का कोई आदमी तुम्हारे बारे में जबान नहीं खोलेगा। मैं इन्हें हुक्म दे दूंगा। ये लोग मेरे हुक्म पर अमल करना अपनी मजहबी फरीदा समझते हैं। लड़की के बाप की बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया था, ये लोग भारतीय फौजियों से नफरत करते हैं, क्योंकि इससे पहले भारतीय फौज के 1-2 फौजी कबीले की लड़कियों की इज्जत बर्बाद कर चुके थे। कबीले के लोगों को भारतीय फौजियों की दुश्मनी मेरे हक में जाती थी। मैं भी इनके दरमियान रहना चाहता था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि इतनी दूर एक जजीरे में भारतीय फौज ने किस गर्ज के लिए कैंप लगाया हुआ है। इस कैंप में जरूर कोई पुरस्कार काम हो रहा था, वरना सिर्फ फौज की मशक कराने और लेफ्ट राइट कराने के लिए भारतीय हाईकमान को अपनी एक फौजी कंपनी इतनी दूर समंदर के एक जजीरे में भेजने की क्या जरूरत थी। फौज को ट्रेनिंग देने और कवायद करने के लिए भारत के अपने मुल्क में बड़ी बड़ी जगहें थी और बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर थे। मैं सिर्फ इन कबीले वालों की मदद से ही इंडियन फौजी कैंप के अंदर जा सकता था। इसके लिए इनकी भारतीय फौज से दुश्मनी को इस्तेमाल किया जा सकता था। कुछ वैसे भी कबीले के लोग मेरी बड़ी इज्जत करने लगे थे कि मैंने बड़ी बहादुरी से काम लेकर इनकी सरबराह की बेटी की इज्जत बचाई थी। अब ऐसा हुआ कि जब वो फौजी सिपाही जिसको मैंने हलाक किया था और जजीरे के कबीले वालों ने जिसकी लाश को जमीन में दबा दिया था, अपने कैंप में वापस न गया तो इसकी तलाश शुरू हो गई। एक फौजी पार्टी कबीले वालों के गाँव में भी आ गई। इस फौजी पार्टी की आमद की इत्तला कबीले के एक आदमी ने पहले ही सरदार को दे दी। मुझे मालूम हुआ तो मैंने सरदार से कहा, जगह छुप जाना चाहता हूँ, आप लोग फौजी पार्टी को मेरे बारे में कुछ ना बताएं। वो आपसे फौजी की गुमशुदगी का पूछने तो यही कहेंगे। कोई फौजी इस तरफ नहीं आया। कबीले के सरदार और लड़की के बाप ने कहा, तुम फिक्र न करो। उसके बाद इसने गांव के सारे आदमियों को जमा किया और इन्हें हिदायत की तो अपने प्यारे मोहसिन के बारे में फौजियों को कुछ नहीं बताएंगे। तब कबीले वालों ने अपनी जबान में लड़की के बाप और कबीले के सरदार के सामने सर झुकाकर कहा तो अपने मेहमान और मोहसिन के बारे में एक लफ्ज़ भी जबान पर नहीं लाएंगे। लड़की के बाप ने सबको वहां से चले जाने और अपना अपना काम करने की हिदायत की और मुझसे कहा, तेरे साथ आओ। वो मुझे लेकर झोंपड़ी नुमा मकानों के पीछे आ गया। एक छोटा सा टीला था, उसकी ढाल में एक जगह कुदरती गार बना हुआ था। लड़की के बाप ने मुझे इस गार में छुपा दिया और कहा, घबराना बिल्कुल नहीं, इस तरफ कोई भारतीय फौजी नहीं आएगा। वो चला गया। जाने से पहले गार के मुंह के आगे झाड़ियों के छाबा सा रख दिया, जिससे गार के बाहर से दिखाई नहीं देता था, लेकिन अंदर ताज़ा हवा बराबर आ रही थी। मैं वहाँ खामोश होकर बैठा रहा। कुछ देर के बाद मुझे गांव की जानिब से आदमियों की बातें करने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें जरूर मुझे सुनाई दे रही थी, मगर अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। मैं समझ गया कि अपने सिपाही की तलाश में भारतीय फौजी पार्टी गाँव में आ गई है। वहाँ देर तक आवाज़ें सुनाई देती रही, फिर खामोशी छा गई। कोई आधे घंटे बाद लड़की का बाप और कबीले का सरदार मेरे पास आया और कहने लगा, भारतीय फौजी आए थे, कह रहे थे कि इनका एक लाश नायक कहीं गुम हो गया है। इस तरफ तो नहीं आया, किसी ने इसी तरफ इसे आते हो जाते तो नहीं देखा। हमने कहा कि इस तरफ हमने किसी फौजी को नहीं देखा, अगर देखा होता तो हम आपको जरूर बता देते। भारतीय फौजी ने जो कैप्टन का कहा, हम झोंपड़ी की तलाशी लेंगे, हम कैसे इनकार कर सकते थे।
हमने कहा जरूर तलाशी लें। हम एक तरफ को होकर खड़े हो गए। वो 7 भारतीय फौजी थे, हर एक के पास एक राइफल थी। इन्होंने बारी बारी गांव की तमाम झोपड़ियों की तलाशी ली। गांव के बाड़े में भी जाकर देखा, मगर इन्हें गुमशुदा भारतीय सिपाही न मिला। इनके कैप्टन ने मुझे कहा कि हमारे इंडियन आर्मी का एक एक सिपाही बड़ा कीमती है। अगर तुम्हें इसकी कोई खोज मिले तो हमारे कैंप में आकर कमांडर साहब को फौरन खबर करना। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद वो चले गए। मेरा ख्याल है वो अब नहीं आएंगे। मैंने कहा वो अपना कोई जासूस पीछे ना छोड़ गए हो, इसलिए मेरा भी गांव से निकलना मुनासिब नहीं। मैं अंधेरा होने के बाद यहाँ से निकलूंगा। इतनी देर में तुम ये पता करो कि गांव में इधर उधर कोई अजनबी चेहरे वाला आदमी तो चल फिर नहीं रहा, या किसी भिखारी के भेष में या किसी साधु योगी के भेष में तो कोई किसी जगह दूरी जमा कर नहीं बैठा हुआ। अगर तुम्हें अपने इलाके में कोई ऐसा आदमी दिखाई दे तो उसे कुछ ना कहना, सिर्फ आकर खबर कर देना। लड़की के बाप ने कहा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। मैं सारा दिन गार में बंद रहा। दोपहर को लड़की ने आकर मुझे खाना वगैरह दिया। शाम हो गई तो लड़की का बाप खुद आ गया। कहने लगा एक जोगी गांव से थोड़ी दूर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। मैंने चौंक कर कहा वो भारतीय फौज का जासूस है, इससे खबरदार रहना। हो सकता है वो रात को तुम्हारे गांव में तलाशी लेने के लिए आए, तो लोग इससे खबरदार रहना। मैं अभी इसी जगह रहूंगा। मेरे गांव में जाकर झोंपड़े में रात गुजारना हम सबके हक में खतरनाक साबित हो सकता है। लड़की के बाप की समझ में मेरी बात आ गई। कहने लगा तुम जैसा कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद वो चला गया। मैं सोचने लगा कि भारतीय कैंप कमांडर ने वही किया है जो इसे करना चाहिए था। इसे अपने एक जासूस साधु के भेष में पीछे छोड़ दिया है। वो इस जासूस को हलाक नहीं कर सकता था। मुझे अब इंतजार करना था कि ये जासूस साधु कब गाँव के बाहर से वापस जाता है। इतनी देर तक मैं गार में ही रहना चाहता था। ये शक्ल वहाँ अजनबी थी। मैं कबीले के लोगों से हर लिहाज से मुख्तलिफ था। मेरा लिबास मुख्तलिफ था। मेरा रंग कबीले वालों की तरह गहरा सांवला नहीं था, बल्कि गोरा था। मैं साफ पहचाना जा सकता था कि मैं इस कबीले का आदमी नहीं हूँ। रात को कबीले के आदमी मुझे गार में ही खाना वगैरह दे गया। रात गुजर गई। दूसरे दिन नाश्ता लेकर लड़की का बाप खुद आ गया। इसने कहा भारतीय फौज के जासूस कल गाँव के 2-3 चक्कर लगा कर गया था। वो भीख मांगने आया था और बड़ी गहरी निगाहों से हर एक को देख रहा था। मैंने कहा मैंने अच्छा किया गाँव में वापस नहीं गया, वरना मेरे साथ तुम सब भी भारी मुसीबत में पड़ जाते। भारतीय फौजी कमांडर मुझे पकड़ कर ले जाते और अगर 6 महीने खूबशुदा सिपाही के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो तुम्हारे कबीले के सारे मर्दों को पकड़ कर कैंप में ले जाते, उन पर तशद्दुद करते। हो सकता है तशद्दुद से घबरा कर कोई आदमी इतराफ़ कर लेता कि इन्होंने भारतीय फौजी की लाश को फलां जगह दफन किया है। इसके बाद तुम लोगों को एक एक करके फांसी पर लटका दिया जाता और तुम्हारी औरतों को भारतीय फौजी उठा कर ले जाते और गाँव को आग लगा देते। मैं लड़की के बाप को जिस कदर डरा सकता था मैंने इसे डराया। ये बात किसी हद तक सही भी थी। लड़की का बाप बहुत डर गया। कहने लगा तुम फिक्र न करो, तुम्हारे बारे में हम किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। मैंने कहा जिस वक्त भारतीय जासूस गाँव से चला जाए तो मुझे आकर खबर कर देना। मैं गाँव में वापस आ जाऊँगा। इसके बाद मैं भी तुम्हारी तरह गाँव में रहने लगूंगा। सारे कपड़े उतार कर तुम लोगों की तरह जिस्म पर सिर्फ एक लहंगा पहन लूंगा और हाथ में नेदा पकड़ लूंगा। लड़की का बाप बोला तुम्हारा रंग गोरा है, मगर घबराओ नहीं, हम तुम्हारे जिस्म पर एक दरख्त की छाल के रंग की मालिश कर देंगे। तुम्हारे जिस्म का रंग बिल्कुल हमारी तरह गहरा सांवला हो जाएगा। हम तुम्हारे सर के सारे बाल काट कर अपने लोगों की तरह कर देंगे। इसके बाद तुम जब तक चाहो हमारे पास रह सकते हो। अगर तुम यहाँ रहकर ब्याह करना चाहते हो तो मैं बड़ी खुशी से अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। मैंने कोई जवाब न दिया। लड़की का बाप खाने के बर्तन लेकर चला गया। दूसरी रात भी मैंने गार के अंदर ही बसर की। मेरा इस जजीरे में रहना जरूरी हो गया था। वैसे भी वहाँ कोई बहरी जहाज नहीं आता था जिस पर सवार होकर मैं वहाँ से भारत के ही किसी शहर की तरफ जा सकता। मुझे वैसे भी वहाँ रहना था और अब तो एक बहुत बड़ा जवाब भी मिल गया था वहाँ रहने का। मैं पता लगाना चाहता था कि भारतीय फौज ने इस जजीरे में किस गर्ज के लिए कैंप डाल रखा है और कैंप के इर्द गिर्द कांटेदार तारों की दीवार भी खड़ी कर रखी है। मुझे गार में रहते हुए 3 दिन गुजर गए। मैं सिर्फ रात के वक्त कार से निकलकर टीले की दूसरी जानिब कुछ देर के लिए टहलता। इसके बाद फिर गार में वापस आ जाता। लड़की का बाप हर तरह से मेरा ख्याल रख रहा था। शायद उसने अपने दिल में अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि जब उसने मुझसे अपनी बेटी की शादी की बात की थी तो मैंने आगे से ना हाँ कही थी ना कही थी। कबीले के सरदार यानी लड़की के बाप को मेरी सूरत में खुश शक्ल और जवान और बहादुर दामाद मिल रहा था, लेकिन मेरा अपना इस तरफ ख्याल तक नहीं जाता था। मैं अपने मिशन के बारे में ही सोचता रहता था। ये मिशन इस बात की खोज लगाना था कि किसी दूर दराज जजीरे में भारतीय फौजी हाई कमान ने अपनी फौज की एक कंपनी या ब्रिगेड को ले रखा हुआ है, जबकि इस तरफ से भारत को कोई खतरा भी नहीं था। ये सारे जजीरे भारत के मुल्क का हिस्सा थे, इन पर भारत की हुक्मरानी थी। यही वो मुम्मा था जिसे मैंने हल करना था। जब मुझे गार में रहते हुए चौथा दिन भी गुजर गया तो 5वें रोज सुबह के वक्त लड़की का बाप यानी कबीले का सरदार मेरे पास आया और बोला जासूस साधु चला गया है, वो रात को ही चला गया था। अब तुम गाँव में आ सकते हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम कबीले के लोगों का हुलिया बनाकर गाँव आओ, क्योंकि अगर जासूस साधु फिर अचानक किसी वक्त आ गया तो तुम्हें शनाख्त ना कर सके
क्योंकि तुम्हारा अवलिया कबीले के दूसरे लोगों की तरह होगा। लड़की के बाप को कबीले के लोग भातू के नाम से पुकारते थे। ये गांव के कबीले के सरदार भी था। अब हम लड़की के बाप को इसी नाम से याद किया करेंगे। भातू ने बिल्कुल सही बात कही थी। मैं चूंकि अभी इस गुमनाम जजीरे पर इस वक्त तक रहना चाहता था कि जब तक जजीरे पर इंडियन आर्मी की मौजूदगी का मुहिम्मा हल नहीं हो जाता, इसलिए मैं राजी हो गया। इसी रोज सरदार भातू अपने साथ एक आदमी लाया जिसने मेरे सारे जिस्म पर किसी रस्ती छाल के मसवारे रंगों रोगन की मालिश कर दी। ये रंग मेरे जिस्म के मसामों में घुस गया और मेरा जिस्म गहरा सांवले रंग का हो गया, जिस तरह के कबीले के दूसरे लोगों का था। इसके बाद मेरे सारे अंग्रेज फैशन के बाल उतार कर घुटनों तक एक लहंगा पहना दिया गया। सर पर मुर्गे के 2 परों वाली टोपी बांध दी गई। बाकी सारा जिस्म नंगा ही रहने दिया। मेरे हाथ में एक नेदा दे दिया गया। जब मैं बिल्कुल तैयार हो गया तो सरदार भातू ने मेरी तरफ देखकर कहा, अब तुम में कबीले के दूसरे आदमियों के हुलिये में कोई फर्क नहीं है। अब तुम मेरे साथ गाँव आ सकते हो। और मैं भातू के साथ गाँव में आ गया। सरदार ने कबीले के लोगों को एक जगह जमा करके कहा, ये नौजवान अब हमारे कबीले का एक फर्द बन गया है। इसका नाम मैंने आमू रखा है। साथ मैंने अपनी बेटी की शादी करने का फैसला किया है। बहुत जल्द ये शादी बड़ी धूमधाम से की जाएगी। आमू मेरे बाप के कबीले से ताल्लुक रखता है। ये शहर में पड़ा है मगर अब ये शहर छोड़कर हमारे पास रहने के लिए आ गया है। तुम लोग जिस तरह मेरी इज्जत करते हो इसकी भी इज्जत करोगे, क्योंकि मेरी मौत के बाद यही तुम्हारा सरदार होगा। कबीले के कुल 60-70 के करीब मर्द थे। बाकी इनकी औरतें और बच्चे थे। लोगों ने किसी देवता का नाम लेकर नारा बुलंद किया और अपनी खुशी का इजहार किया। कबीले के सरदार की लड़की साक्षी भी वहां मौजूद थी। सरदार भातू ने कहा, देवताओं की रस्म के मुताबिक मेरी बेटी साक्षी अपने होने वाले दूल्हे का हाथ थाम कर इस बात का ऐलान करेगी कि इसने आमू को बतौर अपने जीवन साथी कबूल कर लिया है। सरदार की बेटी साक्षी शर्माती हुई मेरे पास आई। इसने आगे बढ़कर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसके साथ ही कबीले के लोगों ने नारा लगाकर नेज़े हवा में लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया। सरदार ने कहा, इस खुशी में दावत शुरू की जाती है। वहाँ फल, भुनी हुई मछलियाँ, उबले हुए मोटे चावल मिट्टी के बर्तनों और केले के चौड़े पत्तों में पड़े थे। सब लोग खाने पर टूट पड़े। सरदार ने मुझसे कहा, आमू तुम भी दावत में शरीक हो जाओ। तुम खामोश क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें ये शादी कबूल नहीं? मैंने फौरन कहा, क्यों नहीं सरदार भातू, मुझे तो ये शादी दिलो जान से कबूल है। साक्षी मेरे साथ लग गई थी। मुझे सब कुछ किसी फिल्मी सीन की तरह लग रहा था। मैं एक फर्जी किरदार अदा कर रहा था जिसका नाम आमू था, जो एक वैदान जजीरे के सरदार की बेटी साक्षी से ब्याह करने वाला था। मेरे लिए जजीरे पर हर हालत में इस वक्त तक रहना जरूरी था, जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि वहाँ इंडियन आर्मी ने किस गर्ज के पेश नजर छावनी डाल रखी है। सरदार की बेटी साक्षी बड़ी खुश थी कि एक खूबसूरत और बहादुर खामिन मिल गया है। मैं भी इन लोगों को यही यकीन दिलाता गया कि अब मैं इन लोगों के पास ही बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे इन लोगों का सादा और नेचुरल तर्ज जिंदगी बहुत अच्छा लगा था और अब मैं कभी शहर की मसनूई जिंदगी की तरफ वापस नहीं जाना चाहता था। मैंने सब कुछ झूठ बोला था, मगर ये झूठ भी बहुत जरूरी था क्योंकि ये मेरे मिशन का हिस्सा था। सरदार भातू ने ऐलान कर दिया, अगले माह चांद की पहली तारीख को अपनी बेटी साक्षी का ब्याह अपने बाप सरदार बनने वाले नौजवान आमू के साथ कर देगा। 15-20 दिन गुजर गए। इस दौरान जब एक बार इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का साधु गांव में भीख मांगते देखा गया था। वो तस्दीक करना चाहता था गांव में कोई इस्लामी शख्स तो मौजूद नहीं, क्योंकि वहां पर मुकीम भारतीय फौजी यूनिट का एक सिपाही गायब हो गया था जिसका अभी तक सुराग नहीं मिल रहा था। भारतीय फौज के यूनिट कमांडर को शक था कि इसके सिपाहियों को गांव के किसी आदमी ने हलाक करके गायब किया है। इसी वजह से इंटेलिजेंस ने अपने एक आदमी साधु के बेस में गांव में भेजा था। गांव में वक्फे से 3-4 चक्कर लगाने के बाद इंटेलिजेंस के साधु को वहाँ कोई अजनबी शख्स नजर नहीं आया। इसने यूनिट कमांडर को जाकर रिपोर्ट कर दी कि अपने फौजी जवान को गांव के किसी आदमी ने कत्ल नहीं किया है। ख्याल है कि इसे कोई दरिंदा उठाकर जंगल में ले गया हो और वहीं से हड़प कर गया हो।